हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ के अंतर्गत आज से शुरू होती है यूनिट सेकंड, सेल्फ डेवलपमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्व विकास और संघर्ष प्रबंध। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे गॉर्डन आलपोर्ट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गॉर्डन आलपोर्ट, अथवा हम ये कह सकते हैं गॉर्डन आलपोर्ट व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत, गॉर्डन आलपोर्ट ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो इसी के विषय में हम आइए बात करते हैं। गॉर्डन आलपोर्ट 1897 से 1967 का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक एवं व्यक्तिवादी, पर्सनलिस्टिक दृष्टिकोणों से मानव व्यवहार का अध्ययन करने का एक अनुपम संगम देखने को मिलता है। इनके सिद्धांत में मानवतावादी दृष्टिकोण की परख इस बात से होती है कि इसमें मानव व्यवहार के सभी पहलुओं, जिनमें वर्धन की अंतःशक्तियां, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ और अनुभवातीत्व, ट्रांसकेंडेंस तथा आत्मसिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन भी सम्मिलित है। इनके अध्ययन पर बल डाला गया है। इनके सिद्धांत को व्यक्तिवादी, पर्सनलिस्टिक के रूप में जो है आलपोर्ट को ग्रहणशील मनोवैज्ञानिक, इलेक्ट्रिक साइकोलॉजिस्ट माना गया है, क्योंकि वे सिद्धांत के प्रतिपादन में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य आदि से महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके उसे विशेष ढंग से इन्होंने पिरोया है। आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत में मानव व्यवहार या मानव प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पूर्व कल्पनाएं की गई हैं। जो महत्वपूर्ण पूर्व कल्पनाएं हैं वे इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, इस सिद्धांत में मानव व्यवहार के कुछ पूर्व कल्पनाओं जैसे विवेक पूर्णता, विवेक से जो काम लेना होता है, विवेक पूर्णता, रेशनैलिटी और अग्रलक्षणता, प्रोक्टिविटी तथा विषम स्थिति, हेटेरोस्टेसिस पर सर्वाधिक बल डाला गया है। सेकंड पॉइंट है, इस सिद्धांत में मानव व्यवहार के कुछ पूर्व कल्पनाओं जैसे कि पूर्णवाद या पूर्णतावाद जिसे कह सकते हैं, होलिज्म तथा गेयता, नोएबिलिटी पर साधारण बल डाला गया है तथा स्वतंत्रता जो कि फ्रीडम एवं आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी पर नाम मात्र का बल डाला गया है। यहाँ संगठनात्मक पर्यावरणीयता तथा परिवर्तनशीलता या और अपरिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी और अनचेंजेबिलिटी के पूर्व कल्पनाओं पर बीचों बीच ढंग का बल डाला गया है। ये महत्वपूर्ण दोनों पॉइंट हैं। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी कि पर्सनालिटी थ्योरी को निम्न भागों में विभाजित किया है, जो हम देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यानी कि ए पॉइंट है व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। सेकंड पॉइंट है व्यक्तित्व की गतिकी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। थर्ड पॉइंट या सी पॉइंट है व्यक्तित्व का वर्धन, ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। और डी पॉइंट है शोध का मापन, रिसर्च एंड असेसमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट जो ए नंबर है, व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और इसकी 3 भागों में बांटकर ही इसकी व्याख्या की गई है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें व्यक्तित्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। सेकंड है व्यक्तित्वशील गुण, पर्सनालिटी ट्रेट्स। और थर्ड पॉइंट है प्रोप्रियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी है। व्यक्तित्व की डेफिनेशन देते हुए आलपोर्ट महोदय का कथन है, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. ये डेफिनेशन ए साइकोलॉजिकल
इंटरप्रिटेशन नामक बुक में है। ये 1937 में प्रकाशित हुई थी, पेज नंबर 48 पर है। इस परिभाषा का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसकी अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। 1961 में अल्पोर्ट ने अपनी परिभाषा में थोड़ा संशोधन किया और अंतिम 5 शब्द बदलकर इस प्रकार से कर दिया, यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट की जगह पर। तो उन्होंने उसके स्थान पर कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। अल्पोर्ट की इस परिभाषा के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक तंत्र, साइकोफिजिकल सिस्टम। व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र या सिस्टम है जिसके जो है मानसिक या मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल तथा शारीरिक, फिजिकल दोनों ही पक्ष होते हैं। ये तंत्र ऐसे तत्वों का एक गठन होता है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इस तंत्र के मुख्य तत्व शील गुण यानी कि ट्रेट, संवेग, इमोशन, चरित्र, कैरेक्टर, अभिप्रेरक, मोटिव्स आदि होते हैं, जो सभी मानसिक गुण हैं, परंतु इन सब का आधार शारीरिक यानी कि फिजिकल है। अर्थात व्यक्ति की ग्रंथीय प्रक्रियाएं एवं तंत्रीय प्रक्रियाएं, न्यूरल प्रोसेसेस होती हैं। इसका स्पष्ट तात्पर्य ये हो जाता है कि व्यक्तित्व ना तो पूर्णतः मानसिक या मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और ना पूर्णतः शारीरिक है। व्यक्तित्व इन दोनों तरह के पक्षों का जो है मिश्रण है। सेकंड पॉइंट है गत्यात्मक संगठन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य ये होता है कि मनोशारीरिक तंत्र साइकोफिजिकल सिस्टम के विभिन्न तत्व जैसे कि शील गुण, ट्रेट्स, आदत, हैबिट्स आदि एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होकर संगठित होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। इस संगठन में परिवर्तन यानी कि चेंज संभव है। यही कारण है कि इसे एक गत्यात्मक संगठन यानी कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस तरह के संगठन में विसंगठन भी सम्मिलित हो जाता है, जिसके सहारे असामान्य व्यवहार की व्याख्या होती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति के शील गुणों के संगठन में इस ढंग का परिवर्तन आ जाता है कि उसका व्यवहार विसंगठित हो जाता है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह असामान्य व्यवहार अधिक करने लगता है, तो इसे एक गत्यात्मक संगठन की श्रेणी में रख लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्धारण, डिटरमाइन। इस परिभाषा में निर्धारण का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। इसमें अल्पोर्ट महोदय का तात्पर्य ये है कि व्यक्तित्व कुछ है तथा कुछ करता है। पर्सनैलिटी इज समथिंग एंड डज समथिंग। इसका तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्तित्व के सभी पहलू व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को उत्तेजित यानी कि एक्टिवेट करते हैं तथा उसे निर्देशित यानी कि डायरेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट व्यवहार एवं चिंतन। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक चीज जिसे व्यक्ति करता है या सोचता है वह उस व्यक्ति की एक विशिष्टता होती है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अनूठा यानी कि यूनिक है तथा वह किसी दूसरे के समान सिमिलर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व की संरचना का। व्यक्तित्वशील गुण, पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे कि फ्राइड के लिए व्यक्तित्व संरचना पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की इकाई यूनिट मूल प्रवृत्ति है, उसी तरह अल्पोर्ट महोदय के लिए व्यक्तित्व संरचना की इकाई यानी कि यूनिटी शील गुण यानी कि ट्रेट है। अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने में शील गुण पर काफी बल डाला है तथा इसका काफी विस्तृत अध्ययन किया है। उनका पीएचडी शोध ग्रंथ का संबंध व्यक्तित्वशील गुण यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स पर ही आधारित था तथा अमेरिका में इससे पहले व्यक्तित्वशील गुण पर जो है किसी ने इतना गहन अध्ययन नहीं किया था जितना अल्पोर्ट महोदय ने किया। सुल्ज 1990 के शब्दों में इन्होंने अपने शब्दों में परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है, इन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि अल्पोर्ट ने शील गुण को इस प्रकार परिभाषित किया है,
आलपोर्ट ने सील गुण को उद्दीपकों के विभिन्न प्रकारों के प्रति समान ढंग से अनुक्रिया करने का झुकाव या फिर पूर्ववर्ती के रूप में परिभाषित किया है। अपने वातावरण के उद्दीपक पहलुओं की ओर संगत एवं सहनीय ढंग से अनुक्रिया करने के तरीकों को सील गुण कहा जाता है। ये बात इन्होंने कही है। आलपोर्ट की इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि सील गुण से उनका तात्पर्य व्यवहारों में संगतता से है। व्यक्तित्व सील गुण यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स की जो विशेषताएं हैं आलपोर्ट ने इस प्रकार से बताई हैं। पहला पॉइंट है इसमें, व्यक्तित्व सील गुण सिर्फ सैद्धांतिक संप्रत्यय यानी कि थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है या नहीं होते हैं, बल्कि वे वास्तविक यानी कि रियल होते हैं और व्यक्ति के भीतर पाए जाते हैं। सील गुण यानी कि ट्रेट्स से व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है तथा उनके या फिर उसके कारण व्यक्ति एक खास तरह का व्यवहार कर सकने में सफल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने विशेषता के अंतर्गत बताया है, सील गुण को आनुभाविक रूप से दिखलाया जा सकता है। ये बात अवश्य है कि सील गुण को देखा तो नहीं जा सकता, परंतु उसके अस्तित्व की जांच की जा सकती है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण एक खास समय तक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है इन्होंने, सील गुण की एक विशेषता ये है कि एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं होते, बल्कि वे कुछ हद तक परस्पर व्यापी ओवरलैप होते हैं, जैसे कि आक्रामकता, अग्रेशन तथा विद्वेषिता, हॉस्टिलिटी। दो अलग अलग सील गुण हैं, परंतु वे कभी भी या सभी एक दूसरे से काफी संबंधित एवं परस्पर व्यापी हैं, यानी कि एक दूसरे में जो है इनको अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि सील गुण परिस्थिति के साथ परिवर्तित यानी कि वेरी होते हैं। वे एक परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं तो दूसरी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होते। अब जो आलपोर्ट महोदय हैं उन्होंने इन सील गुणों को दो वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहला है सामान्य सील गुण, दूसरा है व्यक्तिक सील गुण। तो सामान्य यानी कि कॉमन ट्रेट के बारे में देखते हैं पहले हम। सामान्य सील गुण से आलपोर्ट का तात्पर्य है कि वे ऐसे सील गुण से होता है जो संस्कृति यानी कल्चर के कई लोगों में पाया जाता है। सचमुच में सामान्य सील गुण यानी कि कॉमन ट्रेट्स एक तरह की अमूर्तता एब्स्ट्रैक्शन होती है, जिससे सामाजिक मूल्यों यानी कि सोशल वैल्यूज तथा सामाजिक रीति रिवाजों की एक झलक मिलती है और इसकी उत्पत्ति एक खास तरह से व्यवहार करने में सामाजिकवाद या फिर सामाजिक दबाव, कहने का तात्पर्य ये हो जाता है सोशल प्रेशर से उत्पन्न होता है। आलपोर्ट ने इन सील गुणों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है, क्योंकि वे मौलिक सील गुण नहीं होते हैं। इनमें मात्र सतही अभिव्यक्ति सरफेस मैनिफेस्टेशन की झलक मिलती है तथा व्यक्ति की व्यक्तिकता इंडिविजुअलिटी का एहसास नहीं होता है। चिंता यानी कि एंग्जाइटी, अनुरूपता, कन्फर्मिटी, सामाजिक या राजनीतिक मनोवृत्ति, सोशल और पॉलिटिकल एटीट्यूड सामान्य सील गुण के कुछ उत्तम उदाहरण हैं। सामान्य सील गुणों में या सील गुण को विमीय सील गुण या फिर नियमानुवेशी सील गुण भी कहा जा सकता है। अब हम देखेंगे व्यक्तिक सील गुण यानी कि इंडिविजुअल ट्रेट, जिसे व्यक्तिक पूर्ववर्ती पर्सनल डिस्पोजिशन या फिर आकृतिक सील गुण भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य वैसे सील गुण से होता है जो व्यक्ति विशेष में पाया जाता है तथा जिस पर हम किसी संस्कृति के कई व्यवहारों की तुलना नहीं कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की विशेष समायोजनात्मक क्रियाएं एक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट निर्देशित एवं प्रेरित होती हैं। व्यक्तिक सील गुण को आलपोर्ट ने अधिक महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि इससे व्यक्तित्व की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर का विशेष एवं संगठित अध्ययन संभव हो पाता है। आलपोर्ट का सिद्धांत विस्तृत है, यानी कि इन्होंने विस्तृत व्याख्या की है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके कई पार्ट होंगे। आप लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।